अस्सलाम वालेकुम नादरीन, वार रूम जी स्पेशल ट्रांसमिशन में मां आहियां जो मेज़बान वहीद राजपर। ईरान ते जेके हमला थियनि पिया, अमेरिका इसराइल जी तरफ़ां जेके हमला थियनि पिया उनमें हिकु भेरो ॿीहर जेको आहे शिदत अची वई आहे। अॼु जो डिफेंस वारो जेको वज़ीर आहे अमेरिका जो, उन जे तरफ़ां बि ऐलान कयो वियो आहे अॼु राति जेको आहे शिदत सां ईरान ते हमला कया वेंदा। अरबाए ॾींहुं जीअं ईरान ते हमला कया विया, अहिड़ी तरह हिकु भेरो ॿीहर ऐलान कयो वियो आहे अमेरिका जे तरफ़ां, डिफेंस मिनिस्टर जे तरफ़ां, त ईरान ते शिदत सां हमला कया वेंदा। US जी जेकी इंटेलिजेंस सेनेट जी इंटेलिजेंस कमेटी आहे, उन जी ब्रीफिंग ते बि ॻाल्हाईंदासीं। सदर ट्रंप जे तरफ़ां जेकी ईरान खे धमकियूं ॾिनियूं वयूं आहिनि, उन जे हवाले सां बि ॻाल्हि ॿोल थींदी। अॼु ईरान जे तरफ़ां क़तर, सऊदी अरब ऐं UAE जा जेके तेल ऐं गैस फील्ड आहिनि उन्हनि ते बि हमला कया विया आहिनि। जंहिंखां पोइ पहिरियों ई जेको एशिया और जेको खितो आहे उहो हिन वक़्तु तेल गैस जेकी एनर्जी जी सप्लाई आहे उन जे बहरान खे हिन वक़्तु ही खितो सॼो मुंहुं ॾेई रहियो आहे। मिडिल ईस्ट हिन वक़्तु डिस्टर्ब आहे। तवानाई जे बहरान खे जेको आहे एशिया, ख़ुसूसी तौर ते ॾखिण एशिया सख़्तु जेको आहे उहो बहरान जो शिकार आहे। ऐं हिन खां पोइ जेके नवां हमला थिया आहिनि जेके गैस फील्ड ऐं तेल जी जेके फील्ड्स आहिनि उन्हनि ते, उन्हनि खां पोइ वधीक क्राइसिस पैदा थियण जो ख़दशो आहे। हिन पूरी सूरत हाल ते ॻाल्हाइण लाइ असां सां सीनियर सहाफ़ी अवैस तोहिद साहब मौजूदु आहे, जंहिंजो पूरो हिन मिडिल ईस्ट ते गहरी जेको आहे उहा नज़र आहे। इराक़ वारी जेकी जंग हुई उन्हनि ते बि कवर कियो आहे अवैस तोहिद साहब। हिन हवाले सां अवैस साहब, आज आप क्या कहेंगे, जो शिद्दत आ रही है ईरान जंग में, अमेरिका इसराइल की तरफ से जो अटैक हो रहे हैं उस पर क्या कहेंगे? बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक और तशवीशनाक सूरत हाल हो गई है। इससे पहले हमने देखा कि अली लारिजानी और जो इनके इंटेलिजेंस मिनिस्टर थे इस्माइल ख़तीब, उनको शहीद किया गया। और उसके बाद कौम के अंदर भी आज उनके फ्यूनरल प्रेयर्स हुए हैं। दसियों हज़ार लोग जो है वो कौम के अंदर और तेहरान के अंदर उनके फ्यूनरल में थे और उनको ट्रिब्यूट पेश कर रहे थे अपने लीडरान को जो इस जंग के अंदर शहीद हुए हैं। लेकिन साथ में ही जो कल रात को जो बड़ी डेवलपमेंट थी वो तो थी कि जो साउथ पास जो नेचुरल गैस का जो ईरान का स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के पास जो एक ऑयल फील्ड है, वो बहुत बड़ा ऑयल फील्ड है और कहते हैं कि उस पर बहुत ज़्यादा रिलायंस है पूरी दुनिया की कुदरती गैस की। उस पर अटैक हुए और ख़तरनाक किस्म के अटैक हुए। इस तरह के धुएं के बादल थे जिस तरह 9/11 के अंदर अभी तक आप फुटेजेस देखते हैं। और अमेरिका ने उससे लाताल्लुकी का इजहार कर दिया और कहा कि इन हमलों का हमें नहीं पता था। तो जाहिर बात है कि इजराइल ने किए, उन्होंने लाताल्लुकी का इजहार कर दिया। हालांकि उससे पहले, एक रोज़ पहले, डोनाल्ड ट्रंप ने वाइट हाउस के अंदर आयरलैंड के प्राइम मिनिस्टर के साथ जब वो मिल रहे थे तो रिपोर्टर्स को बताया कि आधे घंटे के अंदर जो है मैं अगर हम चाहें, अमेरिका चाहे तो वो ईरान के अंदर अंधेरा कर सकता है और ख़तरनाक किस्म की जो है एनर्जी क्राइसिस पैदा कर सकता है। तो उसके बाद फिर ईरान ने अटैक किया और वो कतर की जो लिक्विफाइड नेचुरल गैस है, ये उनका जो इंडस्ट्रियल साइट है, पूरी सिटी है, उसके अंदर एकड़ों के अंदर फैली हुई है। जब ये साल पहले जब ये कायम हुई थी तो $26 बिलियन इस पे लगे थे। $26 बिलियन उसको निशाना बनाया और उन्होंने कहा कि अगर ईरान ने ये कहा, रेवोल्यूशनरी गार्ड्स ने, कि अगर उनके किसी भी ऑयल फैसिलिटीज़ पे हमले होंगे तो वो गल्फ़ के अंदर उसका बदला लेंगे क्योंकि वहाँ पे अमेरिका के फ़ौजी अड्डे हैं। उसके बाद एक बहरान पैदा हो गया वहीद के कतर में। जो अब लेटेस्ट उनके फैक्ट्स आ रहे हैं, वो कहते हैं 17% जो है वो नुकसान हुआ है, जब उन्होंने अंदाज़ा लगाया कि उसको। और वो कहते हैं कि अगले 4-5 साल तक अगर जंग बंद भी हो जाती है तो उसके बाद भी वो अपनी कमिटमेंट्स, अपने प्लेजेस पूरे नहीं कर सकेंगे जो दुनिया में बहुत सारे ममालिक के साथ किए हुए हैं, जिसके अंदर यूरोपीय ममालिक भी हैं और दुनिया के ममालिक हैं। तो इसका मतलब है
कि एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ और कोई 17 मिलियन गैलन जो है वो कहते हैं कि वो उससे अब शॉर्टेज होगी और ये पता नहीं चल सकेगा कि इसमें कब तक इसको हम दोबारा रिपेयर कर सकेंगे। एक दूसरा, उन्होंने ईरान की तरफ से हमला हुआ, वो हुआ सऊदी ऑयल रिफाइनरी पे भी, और ये उस वक्त जब हुआ कि जब 11-12 मुस्लिम ममालिक के और गल्फ़ स्टेट्स के इंक्लूडिंग इसहाक डार साहब जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं वो भी वहाँ थे, वहाँ पे बैठक हुई और उसके अंदर एक ही पॉइंट पे था कि इसको डी एस्केलेशन कैसे इसको किया जाए, किस तरह इसकी टेंशन ख़त्म की जाए। और उसके बाद हमने देखा कि कतर की तरफ से भी और सऊदी अरब की तरफ से भी जो बयानात आए हैं वो सख्त हैं, स्ट्रॉन्ग वर्डेड हैं। बहुत रिस्ट्रेन का मुजाहरा किया था पिछले उसमें भी मैं और आप ये बात कर रहे हैं कि अब तक हम का मुजाहरा करेंगे और ईरान अगर इसी तरह अटैक करता रहा। देखें ना, गल्फ स्टेट्स के पास है क्या, ऑयल और एनर्जी, गैस, और ईरान के पास भी यही है डिस्पाइट के उनके सैंक्शंस लगी हुई हैं 1979 से। तो ये खित्ते के अंदर जो है वो ईरान ने ये बावर कराया है कि वो यहाँ पर जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है, जो ऑयल और एलएनजी की जो फैसिलिटीज़ हैं उनको टारगेट करेंगे अगर उनके अटैक किया। तो ये बावर करानी चाहिए बात वही कि ईरान ने जवाबी कार्रवाइयाँ की हैं। मीडिया के अंदर अब कुछ इस तरह ईरान का आ रहा है, अब मैं देख रहा था आज सुबह से, वेस्टर्न मीडिया तो एक अलग बात है, कुछ और भी जो जिनको हम और आप बहुत मीडिया को देख रहे थे जी। उसके अंदर भी लग रहा है जैसे ईरान एक एग्रेसर के तौर पे है और कहीं पे उसका विलेनिश कैरेक्टर है, और वो जो एक था ना कि खड़ा हुआ है इजराइल और अमेरिका की मिलिट्री पावर्स के खिलाफ, अब जब वो तकलीफ़ उनके अपने घर पे हुई है तो वो जो टोन है और वो जो है वो चेंज हो रहा है। और दूसरी तरफ टर्की जो एक बहुत बड़ा हमदर्द मुल्क है, उसने भी ये बात की है कि इनको डी एस्केलेट करना चाहिए और अटैक नहीं होने चाहिए। तो ईरान का जो मामला है, ईरान जवाबी कार्रवाइयाँ करके एक ग्लोबल कॉस्ट बढ़ा रहा है और साथ में खलीजी ममालिक के अंदर ऑयल और गैस फैसिलिटीज़ को अगर वो टारगेट कर रहा है या वहाँ पे जो ट्रेड की एक्टिविटीज़ हैं अगर वो पैरालाइज हो रही हैं तो इसका मतलब है कि ग्लोबल इम्पैक्ट है, दुनिया पे इम्पैक्ट है। तो दुनिया के अंदर आज जब आँख खुली सारी मार्केट्स की, हमारे तो मार्केट में इतना नहीं है वजन, इतना नहीं दुनिया की मार्केट के अंदर है जहाँ पे बिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स का होता है, वहाँ पे आफ्टर शॉक हुए हैं, तेल की कीमत भी बढ़ गई है। और अब वो ये कह रहे हैं कि ये यूरोप के अंदर भी एक बहुत बड़ा एनर्जी क्राइसिस जो है वो होगा। एलएनजी, अगर आप नाज़रीन को बताएं कि जो लिक्विफाइड नेचुरल गैस है ये ज़्यादातर बनाने और उसके लिए इस्तेमाल होती है, और यूरोप के अंदर जहाँ पर अभी भी सर्दी है, हमारे यहाँ तो अभी गर्मी शुरू हो गई है, सिंध में भी अब हमारे अपने गोठों में, गांव में, सब में अब गर्मी की हल्की हल्की शुरू हो गई गर्मी की। तो लेकिन वहाँ पर अभी भी हीटिंग की ज़रूरत है, तो हीटिंग की ज़रूरत के लिए आपको एलएनजी होता है, और ये कोई 20% 25% जो है वो जो एलएनजी की जो ज़रूरत है वो पूरी दुनिया को ज़रूरत है, और कतर की वो जो फैसिलिटीज़ हैं उसको अटैक किया गया। तो एक बहुत बड़ा बहरान जो लग रहा था कि ईरान और इजराइल और अमेरिका के दरमियान है वो अब फैलता हुआ लग रहा है कि सिर्फ खलीजी ममालिक के अंदर ही नहीं वो हिद्दत है, पूरा यूरोप और पूरी दुनिया के अंदर पूरी। जी यूरोप भी रिएक्ट हो गया क्योंकि अमेरिकन की तरफ से रशियन, क्योंकि इंसार जो है पूरा रशिया पे यूरोप का गैस वगैरह लेते हैं जी, तो वहाँ पे सैंक्शंस हैं। इस पर सर हमारा पूरा पाकिस्तान जो कतर से एलएनजी लेते हैं, इस पर क्या इम्पेक्ट पड़ेंगे हमारे उस पर पाकिस्तान के ऊपर? इस एनर्जी क्राइसिस तो होगा। अभी तो हमारे जो दोस्त ममालिक हैं उनकी तरफ से ज़ाहिर बात यकीन दहानियाँ, और हमें पता है कि ईरान के साथ जो ताल्लुकात हैं उसमें हमारे शिप्स को उन्होंने इजाज़त दी और वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस से ऑयल लेकर आए। अभी अगर $117 $118 पर बैरल है
तो ये तो हमारे सरकार की तरफ से भी आया था कि $120 से जब बढ़ेगी कीमत तो फिर शायद उसका जो असर है बम, अगर हम कहते हैं अक्सर हाँ जी जब जी बिजली के बिल बढ़ते जी हैं और जी। जब वो बढ़ते हैं तो फिर हम कहते हैं बम गिरा दिया, तो वो शायद हमारे अपने घरों के अंदर हमारी जेबों पे जो मुतवसत तबका है और फिर साथ में जो हमारी जो प्रोडक्शन की फैसिलिटीज़ हैं उस पर भी असर पड़ सकता है। तो शिद्दत तो बहरान तो जाहिर बात है कि यहाँ आएगा। एक स्ट्रेटेजिक बहरान वो तो अलग है क्या है हमारा कि 950 किलोमीटर जी। हमारा उनके साथ बॉर्डर बॉर्डर है, मिल रहा है पूरा। बॉर्डर है हाँ ईरान का, आपको पता है कि ठीक है एक पॉज हुआ है ईद की वजह से, वो भी दोस्त ममालिक ने कहा पाकिस्तान को, जी और अफगान तालिबान की तरफ से भी कहीं ना कहीं दरखास्तें गई कि आप जो है इनसे बोलें कि रुक जाएं, तो वो एक इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पे और ईद की वजह से वो पॉज आया है, लेकिन वो भी वॉलेटाइल है। दूसरी तरफ पाकिस्तान के अंदर बात करें, लेकिन इंडिया के अंदर बहुत बड़ा क्राइसिस है। पाकिस्तान का क्राइसिस, इंडिया का क्राइसिस ऐसा है कि 1 अरब 40 करोड़ जो लोग हैं उनके लिए खाना बनाने के लिए क्या होगा, उनके लिए पकाने के लिए क्या होगा, उनके लिए, क्योंकि उनका जो इन्हिसार है 80% LNG का वो है मिडल ईस्ट के ऊपर। मिडल ईस्ट के अंदर तो मैं और आप अभी बात कर रहे हैं कि हर चीज़ मिडल ईस्ट पूरा सामने डिस्टर्ब है, सामने पूरा है। जी जी डिस्टर्ब जी। लगा। अच्छा सर, इस पे भी बात करें हम कि बात जो कल रात जो है यूएस की सेनेट कमेटी का इजलास हुआ है, जिसमें डायरेक्टर नेशनल इंटेलिजेंस कमेटी की जो हेड डायरेक्टर हैं, उन्होंने कहा है कि जो 5 ममालिक के नाम दिए, रशिया, चाइना, ईरान, जो है नॉर्थ कोरिया हो गया, पाकिस्तान के, खुसूसन हम पाकिस्तान पे बात करेंगे, जो बैलिस्टिक मिसाइल टेक्नोलॉजी है अमेरिका के लिए कहा है कि खतरनाक है हमारे लिए। अब देखिए तुलसी गेबर्ट जो है वो 44 साल की हैं और उनको जब बना रहे थे तो सब लोगों को था अमेरिका में, मैं उस वक्त अमेरिका में ही था और वाशिंगटन में था, तो उस वक्त लोगों को ये था कि ये क्या इतनी बड़ी पोस्ट जो इंटेलिजेंस की पोस्ट है वो संभाल सकती है, नहीं जी संभाल सकती। तो ये जो उन्होंने सेनेट की इंटेलिजेंस कमेटी में, हालांकि ईरान की जंग के ऊपर उन्हें बताना था कि भाई अमेरिका ने क्या किया, क्या खोया, क्या पाया, तो उन्होंने वहाँ पे तो ये कहा कि ईरान के अंदर के जी ईरान जो है उसके हमने कैपेबिलिटीज़ को डिग्रेड कर दिया है, कम कर दिया है उनकी सलाहियतों को, लेकिन अभी तक ईरान के अंदर वो सलाहियत मौजूद है कि वो अमेरिका और इजराइल और गल्फ कंट्रीज़ के अंदर वो अटैक कर सकता है। ये उनका लबे-लबाब जवाब ये था। तो आपने ईरान के अंदर, तो आप तो कह रहे थे कि आप जाएंगे और उनके सुप्रीम लीडर अली खamenei साहब को एलिमिनेट करेंगे, शहीद करेंगे और उसके बाद एक रिजीम चेंज हो जाएगी। तो एक बहुत बड़ी सुबकी हुई है अमेरिका को, जिस तरह वो चाह रहे थे कि बस जाएंगे वेनेजुएला की तरह, बस वहाँ के प्रेसिडेंट को किडनैप करेंगे और वहाँ पे एक दूसरी हुकूमत कायम हो जाएगी, तो वो तो जाहिर बात नहीं हुआ। तो ये खुद, लेकिन साथ साथ में जो उन्होंने कहा, ये देखें पुराना इनका माइंडसेट है और यानी कि 40 साल इनकी जंगें लड़ी हैं और उसका हमने भुगता है। लड़ी तो हमारे जो है वो इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमतों ने लड़ी है, चाहे वो जनरल ज़िया के दौर में हो, अफगान जिहाद जब था, तो आप देखिए 45 मुस्लिम ममालिक से 25,000 मुजाहिदीन यहाँ पर आ गए थे और उनको यही अमेरिका जो है जो सैलेबस देता था उसके अंदर था, और रेफ्यूजी कैंप्स के अंदर के से जो है वो क्लाशनिकोव, बी से बॉम्ब। तो ये मैंने और आपने तो नहीं किया, और हमारे यहाँ जो मदरसों का एक पूरी मशरूमिंग हुई सिंध के अंदर भी और एक एक्सट्रीमिज़म भी बढ़ी है, वो भी उस अफगान जिहाद का उसकी कीमत एक चुकानी पड़ी और हमारी सोसाइटी को चुकानी पड़ी। हम और आप, हमारी आपकी नस्ल जो है वो तो उसके अंदर झोंकी गई ना। कलंदर की मज़ार भी महफूज नहीं, कलंदर के मज़ार को देख लो, शालती भिटाई के आप मज़ार को देख लो, आप जो है सुसाइड अटैक, कभी हमने सोचा था कि सिंध के अंदर जो है वो सुसाइड अटैक होंगे। वो तो अल्लाह का शुक्र है कि एक नौजवान नस्ल अभी भी लिखने पढ़ने से और लिबरल प्रोग्रेसिव, और वो जो हारमनी है कि 94% जो है हिंदू बरादरी जो है हमारे यहाँ रहती है, होली, दिवाली, ईद, मुहर्रम सब साथ मनाते हैं। लोगों को शायद
यहाँ पे कराची, लाहौर, इस्लामाबाद वगैरह में उनको अंदाज़ा नहीं है कि कितनी वहाँ पर अभी भी एक हारमनी है और पीस है। लेकिन बात वहीं पे वापस लेके जाते हैं। जब सेनेट कमेटी के अंदर हुआ तो उन्होंने क्या कहा कि नॉर्थ कोरिया, ईरान, यानी कि जो आपने एक्सेस ऑफ इविल जो किया था जॉर्ज बुश का, तो तुलसी जो गैबर्ड है उन्होंने सेनेट कमेटी के अंदर तो वही दोहरा दिया। तो क्या पाकिस्तान जिसने 40 साल आपके साथ दिया है, अफगानिस्तान के साथ अलग ताल्लुकात ख़राब है हमारे, और 70-80 हज़ार लोग शहीद हुए हैं, 42 से 60-70 बिलियन डॉलर की इकॉनमी का नुकसान हुआ है जो मुख्तलिफ अंदाजे हैं, तो क्या वो 10-12 साल इंटरनेशनल क्रिकेट ख़त्म हो गई? आपने देखा होगा 2009 के अंदर श्रीलंका पे अटैक हुआ था। तो कहने का मकसद ये है कि इतना कुछ खोया है, इतना कुछ स्टेक पे लगाया है पाकिस्तान ने, उसके बाद भी अगर तुलसी गैबर्ड जो है वो सेनेट कमेटी के अंदर ये बयान दे रही हैं और शामिल कर रही हैं नॉर्थ कोरिया, चाइना और फिर ईरान के साथ, तो बहुत अफसोस की बात है। और इसका मतलब ये है कि आपका माइंडसेट भी वही है। जब आप हिलरी क्लिंटन हो, चाहे वो ओबामा के ज़माने में और लोग हों, वो सारे यही कहते थे कि डू मोर, डबल स्टैंडर्ड पाकिस्तान को ताने देते थे। और तो वही अभी देखा कि हम तो ये सोच रहे थे कि डोनाल्ड ट्रंप जो है, और ये बात जो है इसका बहुत फॉरेन ऑफिस ने उस पर रिजर्वेशन अपनी एक्सप्रेस की है हमारे, लेकिन ये हाईएस्ट लेवल पे बात होनी चाहिए कि इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप के साथ जो है वो बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। पाकिस्तान और इंडिया के तनाज़े के बाद पाकिस्तान का डिप्लोमेटिक प्रोफाइल जो है वो बहुत बढ़ गया, और शायद कंटेम्प्रेरी हिस्ट्री में पहली दफ़ा आपका नैरेटिव जो है वो सुना जा रहा है, उसके कोई ग्राउंड्स हैं, उसके कोई लेग्स हैं, उसके कोई पाँव हैं, और इंडिया को काफ़ी सुबकी हुई है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने कोई दर्जनों दफ़ा पाकिस्तान का जिक्र किया है, पाकिस्तान की मिलिट्री लीडरशिप, सिविलियन लीडरशिप, हमारे फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब का जिक्र काफ़ी किया है, और इतने अच्छे अल्फाज में किया है, जिससे इंडिया के अंदर तो काफ़ी प्रॉब्लम भी, उनको पेन भी रहा कि ये क्या कर रहे हैं, ये क्या हो गया, ये कैसे हो गया, फॉरेन पॉलिसी को नुक्ताचीनी बना रहे। तो मैं समझता हूँ कि तुलसी गैबर्ड इस वक्त तो तनाज़ा ईरान के साथ है, लेकिन ये जो लाइन है कि पाकिस्तान को आप उसमें शामिल करें कि यहाँ से बैलिस्टिक मिसाइल अमेरिका में गिर सकते हैं। हमारे यहाँ तो ख़ुद गिरे हैं मिसाइल्स, हमारे तो खुद अभी भी शहादतें हुई हैं बलूचिस्तान में, खैबर पख्तूनख्वा में। मुझे लगता है कि इसका हाईएस्ट लेवल पे प्रोटेस्ट होना चाहिए, और इसको एक हर फोरम पे जो है इस बात की को मजम्मत करनी चाहिए कि ये आपका माइंडसेट जो है वो नहीं होगा। और इस वक्त भी जो मेरा अंदाज़ा है, अंदाजे की बुनियाद पे कह रहा हूँ, इस वक्त जो चैनल ऑफ कम्युनिकेशन खुला हुआ है अगर इस तनाज़े के अंदर, और वो अमेरिका को भी वो चैनल ऑफ कम्युनिकेशन कहीं ना कहीं उससे कोई फ़ायदा है और बहुत ज़्यादा फ़ायदा है, वो पाकिस्तान का है। और पाकिस्तान का ईरान के साथ चैनल ऑफ कम्युनिकेशन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा है, और उनके सदर ने भी शुक्रिया अदा किया है, अब्बास अराग़ची साहब ने शुक्रिया अदा किया, और इसी तरह सऊदी अरब के साथ बहुत से ताल्लुकात हैं। हाँ, मामला पेचीदा है, लेकिन ये तुलसी गैबर्ड का आपने सवाल किया, इसकी तो मतलब हर लेवल पे, लेकिन इस माइंडसेट को इरेज करना पड़ेगा ना। कोई भी एक उठ के कह देता है, और वो पीट हेडजेक जो जिनका आप अभी शायद जिक्र करेंगे, आप मुझे प्रोग्राम से पहले भी बोल रहे थे कि उन्होंने कहा, अभी आपने इब्तदाई में इंट्रो में भी कहा कि वो भरपूर ऐसा ख़तरनाक हमला करेंगे ईरान पे। उनकी शर्ट उतारे ना, फिर देखें कि यहाँ पे टैटू क्या क्या है, यहाँ पे काफिर लिखा हुआ है, यहाँ पे टैटूज बने हुए हैं सारे। जो मैं और आप तो मज़हब की बात नहीं कर रहे, लेकिन ये उनकी जनूनियत, मजहबी जनूनियत है कि जिसमें उन्होंने पूरे बदन पे उन्होंने जो है अपने टैटूज बनाए हुए हैं। तो वो एक माइंडसेट है, और माइंडसेट को मेरे ख्याल में इरेज होना चाहिए, और शायद पाकिस्तान आने वक्तों में कर सके। अवैध साहब, एक तरफ ये सेनेट इंटेलिजेंस कमेटी के जो बयान भी आया है, जो ब्रीफिंग हुई थी, दूसरी तरफ जो एक थ्रेट असेसमेंट कमेटी 2026 की एक रिपोर्ट आई है, उसमें अफ़गान तालिबान जो गवर्नमेंट है उनसे अमेरिका ने ये मुतालबा किया है कि सरजमीन जो है, अफ़गान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, बिल्कुल ये जो अफ़गानिस्तान के अंदर अटैक्स हुए हैं, ये तो ऐसा नहीं है कि पाकिस्तानी जो
फोर्सेस हैं उन्होंने एकदम अटैक कर दिए और कोई नहीं। 2021 के अंदर जब फॉल हुआ है काबुल का और अफगान तालिबान ने टेक ओवर किया है, तो अफगान तालिबान ने एक गारंटी दी थी, और वो गारंटी दी थी दोहा माहिदे के अंदर। दोहा माहिदा किसके साथ किया था? अमेरिका के साथ, कि अफगानिस्तान की सरजमीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं होगी, एक पॉइंट। दूसरा, उन्होंने कहा कि यहाँ पर जितने भी दहशतगर्द आउटफिट्स हैं उनके साथ हमारा कोई लेना देना नहीं होगा, डिसोसिएट करेंगे। और पूरी दुनिया को ये इंप्रेशन दिया कि ये माजी के तालिबान नहीं है, और क्या उनको कि ये कोई तालिबान का एक नया कोई रुख आएगा, जन्म हुआ है, और उसके अंदर मॉडरेट्स होंगे और उसमें ख़वातीन की तालीम होगी वगैरह वगैरह, एक पूरी एक था। तो अफ़गानिस्तान तालिबान के अंदर 3 जो है वो ग्रोह अगर आप करें ग्रुप्स, एक है कंधारी ग्रुप, जिसको उनके अमीर जो हैं हेबतुल्लाह, वो उसको हेड करते हैं, और उसके अंदर बहुत सारे नाम हैं, और वो सख्तगीर हैं, हार्डलाइनर हैं, और वो ये समझते हैं कि तालिबान की जो बागदौड़ है पूरे निज़ाम की कंधार के ग्रुप से ही होनी चाहिए, क्योंकि यहीं से मुल्ला उमर का जो है वो ताल्लुक़ था, यहीं से पूरी 1994 के अंदर ये तालिबान की तहरीक अपने ज़ोर पकड़ी थी वगैरह वगैरह। दूसरा एक ग्रुप है जो मॉडरेट है, जो दोहा के अंदर 2014 के ऑफिस के अंदर जब बना था, जब अमेरिकी इनखला चाह रहे थे, तो उन्होंने कतर को इस्तेमाल किया था और दोहा के अंदर एक पॉलिटिकल ऑफिस खुलवाया था, और उसके अंदर ही फिर पाकिस्तान ने कुछ रिलीज़ किए थे, मुल्ला ब्रदर वगैरह को आपको याद होगा, अब्दुल सलाम ज़ईफ़ थे, मुल्ला ब्रदर थे, सोहेल शाहीन वगैरह, ये सारे वहाँ पे बैठे और ये पूरी दुनिया के साथ इंटरेक्शन करते रहे। जब आप इंटरेक्ट करते हैं, जब आप छुरी कांटे से खाना खाते हैं, कभी बीजिंग जा रहे हैं, कभी मॉस्को जा रहे हैं, तो आपका दुनिया का रुख भी बदला। तो वो एक मॉडरेट्स हैं और वो समझ रहे थे कि एक नई दुनिया के अंदर अफ़गानिस्तान को लेके जाएंगे। एक बहुत बड़ी तादाद के अंदर नौजवान हैं जो तालिबान के ख़िलाफ़ हैं, डिजिटल एज में पैदा हुए हैं वगैरह वगैरह, वो मॉडरेट्स। तीसरा एक था हक्कानीज़ का ग्रुप, जिसमें सिराजुद्दीन हक्कानी हैं, उनके भाई हैं अनस हक्कानी, जो इस वक्त दोनों वज़ीर हैं, और उनका ताल्लुक़, गहरा ताल्लुक़ पाकिस्तान के साथ रहा है। पहले अफ़गान जिहाद के अंदर भी जब उनके वालिद जलालुद्दीन हक्कानी साहब जो हैं वो वज़ीर थे पहले दौर के अंदर, तो उनके साथ एक दीनाना ताल्लुक़ है, और वहीं से शायद ये एक ख्याल था कि पाकिस्तान को एक बहुत बड़ी कहीं ना कहीं फ्लेक्सिबिलिटी होगी। तो पाकिस्तान ने वो जो अफ़गानिस्तान के अंदर शायद जो चूक हुई, वो उन्होंने स्क्रिप्ट मिसरीड किया, और वो समझे कि जिन पे एहसान किया है, जिनके साथ ताल्लुक़ है, उनके साथ एक ऐसा ताल्लुक़ बनेगा जो हम कहेंगे वो मानेंगे। और वो बात जो उन्होंने पूरी दुनिया को कही थी कि भाई टेररिस्ट ग्रुप को वो डिसोसिएट करेंगे, वो नहीं हुआ। तो ये जो आपसे बात हो रही है वो ये हो रही है वही कि सिर्फ सिक्योरिटी फोर्सेस ने वहाँ पे हमले अभी नहीं शुरू किए, उससे पहले मुफ्तियान गए, जिरगे हुए, उसके इमरान खान की हुकूमत दौर में खैबर पख्तूनख्वा से जिरगे गए, उनको वहाँ पे लेकर आने की कोशिश की, जिस पे पश्तून नस्लिस्ट बहुत उसके अंदर रिजर्वेशन थी कि इनको वापस क्यों बसाया जा रहा है, कि मेन स्ट्रीमिंग हो रही है इनकी। उसके बाद जो है यहाँ से सिविलियन लीडरशिप, डिप्लोमेसी, चाइना को इन्वॉल्व किया, टर्की के अंदर कॉन्फ्रेंस हुई, और हर दफ़ा यही था कि भाई आपने जो ब्लड शेड किया हुआ है, टेरर एक्टिविटीज़ आपकी सॉइल से जनरेट हो रही हैं, ओरिजिनेट हो रही हैं। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के अंदर उसके अंदर बहुत ताल्लुक़ है, 4000 के करीब जो लोग उसमें जाँ बाक हुए हैं, हलाक हुए हैं आपके टेररिस्ट अटैक से, वो नहीं मान रहे थे। और हमें लग रहा था कि कहीं ना कहीं अफ़गान तालिबान का इंडिया के साथ जो है वो झुकाव है। और जब आपको याद होगा, जब यहाँ पे इंडिया के ख़िलाफ़ कामयाब कार्रवाइयाँ हो रही थी पाकिस्तान की जानिब से मई कॉन्फ्लिक्ट के दौरान, तो उस वक्त एक पूरा वफ्द जो है वो तालिबान का इंडिया के अंदर जिसकी आवभगत हो रही थी, और वहाँ पे शायद वज़ीर भी थे। तो इंडिया ने अपना सिफारत खाना भी, सिफारती वो भी खोल ली हैं काबुल के अंदर। तो बहुत कुछ उसके बाद डेवलपमेंट हुई है। तो इस वक्त अफ़गान तालिबान से एक ही मुतालबा है, जो अब ज़ाहिरी बात है अस्करी कार्रवाइयों पर आ गया है, कि आप टेररिस्ट एक्टिविटीज़ बंद करवाएं, तहरीक तालिबान को लगाम दें,
आप जो है वहाँ पे शेल्टर जो हैं वो शेल्टर ख़त्म करें, उसके अंदर पाकिस्तानी, मुझे लगता है भाई ये मैंने अफ़गानिस्तान के अंदर तकरीबन मैं पता नहीं दर्जनों दफ़ा गया हूँ प्री और पोस्ट 9/11। मुझे ऐसा लगता है कि अफ़गान तालिबान जो है वो अपने आप को डिसोसिएट नहीं करेंगे पाकिस्तानी तालिबान से, और जब भी ये इस नहज पर पहुँचे हैं मामलात पाकिस्तान के अफ़गानिस्तान से, कि वो समझते हैं कि नज़रियाती इनके ब्रदर्स हैं, भाई हैं, आइडियोलॉजिकल पार्टनर्स हैं। दूसरा ये कि पाकिस्तानी तालिबान ने बकौल उनकी परसेप्शन के कि उन्होंने जब 20 साल अमरीकी अफवाज और उनके इत्तेहादियों के साथ जंग लड़ी पाकिस्तान अफ़गानिस्तान पाकिस्तानी बॉर्डर पे और अफ़गानिस्तान में, तो उसके अंदर पाकिस्तानी तालिबान ने उनका बहुत साथ दिया वगैरह वगैरह। ये एक उनका माइंडसेट है। और वो अगर पाकिस्तानी तालिबान को, एक और भी बात है जो पाकिस्तानी तालिबान को वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक बार्गेन चिप के तौर पे भी इस्तेमाल करना चाहते हैं कि हमारे पास एक है ऐसा हथियार जो आपको दर्द पहुंचा सकता है आपको। तो इसी की वजह से ये जो एक कार्रवाइयों का सिलसिला शुरू हुआ है कंधार से काबुल तक, उसके अंदर ऑन बोर्ड है इंटरनेशनल कम्युनिटी। ख़ुद अक़वाम मुत्तहिदा की 2025 के अंदर जो नेशनल उसकी सिक्योरिटी की जो सिचुएशन थी, उसमें ये तखमीना लगाया हुआ था कि 6 से 6,500 के करीब टेररिस्ट जो हैं वहाँ पे मिलिटेंट्स हैं, अलकायदा है। और उसके अंदर ये था लिखा हुआ था कि अफ़गान तालिबान हुकूमत पाकिस्तानी तालिबान या TTP को सपोर्ट कर रही है, फैसिलिटेट कर रही है अगेंस्ट पाकिस्तानी इंटरेस्ट। तो ये कोई इस्लामाबाद से रिपोर्ट नहीं थी, ये अक़वाम मुत्तहिदा की। तो मुझे लगता है कि सिर्फ पाकिस्तान को ये ख्याल रखना चाहिए कि जब वहाँ पे कार्रवाइयाँ कर रहे हों तो वहाँ पे कोई अवाम सिविलियन कोई वो ना हो। अब तक तो यही कोशिश है। और दूसरा ये कि जो यहाँ पे रेफ्यूजीज़ जो यहाँ पे साल से रह रहे हैं, उनके बारे में एक क्लियर कट पॉलिसी बनाएं और उसको इम्प्लीमेंट करें कि जिनको आपने जो निकलने के लिए हैं वो निकलें, और जो आपने फ़ैसला करना है वो एक दफ़ा करें। तो वो फ़ैसला जो साजी है उसमें कहीं ना कहीं कमी है। तो ये मुझे लगता है, लेकिन मामला पेचीदा है। अभी एक पॉज हुआ है, वो हुआ है ईद की वजह से। दोस्त ममालिकों को रिक्वेस्ट की थी, अफ़गान तालिबान ने भी, दोस्त ममालिक ने पाकिस्तान को भी रिक्वेस्ट की। तो ये चंद दिन का है। मुझे ऐसा लगता है कि चंद दिन की सीज़ फायर, इसको वेलकम तो करना चाहिए, लेकिन बहुत मोहतात अंदाज में। मुझे लगता है कि अभी जो सरहद है ये एक फ्लैश पॉइंट के तौर पे फिर रहेगी। अवैस साहब, इस पे बात करेंगे जी अफगानिस्तान पे आ गए। ये असल में लिंक है अमेरिका के यहाँ, तो एक ब्रेक के लिए कहा जा रहा है। आप एक शॉर्ट ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। वेलकम बैक वार रूम जी स्पेशल ट्रांसमिशन में जो अवैस तोइट साहब असां सां गॾु आहिनि। ईरान जंग जेकी आहे उन ते ॻाल्हि ॿोल थिए पई। अॼु इहो बि इन ते बहस कंदासीं। डिफेंस मिनिस्टर जेको आहे अमेरिका जो, उन चयो आहे त जीअं अरबा ते ईरान ते हमला किया विया, गॾियल जेके आहे अमेरिका इसराइल जी तरफ़ां, उहो अॼु राति ऐलान कयो वियो आहे त ख़तरनाक शिदत सां जो हमला किया वेंदा। अवैस साहब, आप जो है जो अमेरिका के डिफेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा है कि शिद्दत से हमले करेंगे ईरान पे, क्या कहेंगे? देखिए, जो ये तो सेक्रेटरी वॉर भी उनको कह रहे हैं, पीट हेजेक को। ये तो पहले एक एंकर थे, टीवी एंकर थे, और उसके बाद डिफेंस सेक्रेटरी बन गए हैं, बहुत कुछ बोलते हैं। और अगर वो अपना जो उन्होंने तस्वीरें की हुई हैं, अगर कोट उतारे हैं तो पूरे बदन पे टैटूज बनाए हुए हैं, और वो सारे मजहबी जनूनियत को फ़रोग देते हैं, या वो जो इंसाइट करते हैं। कहीं पे काफिर लिखा हुआ है, कहीं पे कुछ लिखा हुआ है, पूरा जिस्म उनका भरा हुआ है, और वो बहुत इसमें प्राइड लेते हैं। और उसकी एक बहुत तारीख़ है जो उन्होंने टैटूज अपने जिस्म पे किए हुए हैं। तो उनकी एक नफ़रत आमेज़ भी, धमकियों के अलावा भी एक जो नफ़रत आमेज़ जो होती है ना, मुस्लिम ममालिक के लिए बात कर रहे होते हैं, वो काफ़ी तकलीफ़देह बात होती है। चाहे वो आदमी ईरान में बैठा हो, चाहे वो पाकिस्तान में हो, चाहे वो इंडिया में हो, चाहे जो भी होगा। तो मुझे लगता है कि वो ये धमकी दे रहे हैं, और साथ में जो है वो एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप जो है उनका भी बयान है। अगर उन दोनों को बयानात को आप पढ़ें साथ मिला के, तो शायद कुछ नोट्स खुलें, कुछ कोई चीज़ समझ में आने की शायद हम पोजीशन में हो। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि अगर आप कतर के ऑयल फील्ड पे, गैस फील्ड्स पे अगर हमले नहीं करते, तो हम भी आप पे हमले नहीं करेंगे, आपके ऑयल और गैस।
या दूसरे मानों में उसको इस तरह पढ़ लें कि अगर आप ऑयल फील्ड्स के बारे में करेंगे तो ट्रम्प का जो बयान जो वेस्टर्न मीडिया के अंदर बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट हुआ है वो हुआ है कि अगर आपने ऑयल फील्ड पे किया कतर की तो फिर हम आपको सबक सिखाएंगे, और वो फिर मिलता है जो उनके सेक्रेटरी डिफेंस पीट हेजेक ने कहा है कि जी आपको एक सबक आमोज करेंगे। लेकिन मुझे जो है ना, कल भी बात इस पे हुई थी, ईरान जो है वो इस जंग के लिए तैयार है और ईरान ग्लोबली इस जंग की जो कॉस्ट है वो बढ़ा रहा है। और मुझे ये लगता है कि ईरान जो है वो जब ये जंग ख़त्म हो रही होगी, जिसके अभी आसार नज़र नहीं आ रहे हैं, हालांकि हर तरफ से डी एस्केलेशन का हो रहा है। देखें गल्फ़ कंट्रीज़ की तरफ से, हर लीडर की तरफ से आ रही है। जब मैं और आप बात करें तो कतर के प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि अर्जेंटली कि डी एस्केलेट करें, आप वो करें। टर्की के फ़ौरन बयान आया कि हम ये कह रहे हैं कि डी एस्केलेट करें। तो एक प्रेशर तो बन रहा है, लेकिन साथ में ईरान ये कह रहा है कि उसको गारंटी चाहिए होगी, और वो गारंटी चाहिए होगी कि वो पूरे हैं, कि उनकी सिविल फैसिलिटीज़ को जो है जितनी भी कंपनसेशन है वो दी जाए, उनके ऊपर कोई हमला ना हो मुस्तकबिल के अंदर वगैरह वगैरह। हालांकि उन्होंने ये कहा है कि हम अभी सीज़ फायर नहीं करेंगे, और वो सीज़ फायर नहीं करना चाहते। वो सीज़ फायर इस वजह से नहीं करना चाहते कि वो सीज़ फायर करेंगे तो कहीं जून की पोजीशन में ना आ जाएं कि न्यूक्लियर टॉक्स हो रही थी और उन पर फिर हमला हुआ जून के अंदर, जो 12 जून को हुआ था लास्ट ईयर। तो वो कहते हैं कि 6-8 महीने के बाद ये जंग मुस्तकिल नहीं होनी चाहिए। तो मुझे लगता है कि जब ये जंग ख़त्म हो रही होगी तो उस वक्त काफ़ी कुछ नक्शा बदल रहा होगा, और गल्फ़ कंट्रीज़, मुझे लगता है कि गल्फ़ कंट्रीज़ का जो सिक्योरिटी पैराडाइम है वो शिफ्ट होगा। और वो शिफ्ट इस तरह होगा कि जो ये 10-12 जो फ़ौजी अड्डे हैं कि ये कायम रहेंगे। उनका सिक्योरिटी अम्ब्रेला क्या अमेरिका के साथ ही रहेगा? क्या 2-3 ममालिक के डिप्लोमेटिक टाइज इजराइल के साथ वैसे ही रहेंगे? और क्या ईरान के साथ यही जहराना उनकी रहेगी? मुझे लगता है कि इसके अंदर बहुत बड़ी शिफ्ट आएगी जब ये जंग ख़त्म हो रही होगी। और ईरान को एक और फैसला करना होगा जब अगर जंग हो रही होगी कि ईरान मुस्तकबिल के अंदर अपने मुल्क के अंदर किस तरह की रिफॉर्म्स लेकर आता है। क्योंकि अभी तो वहाँ पे लोग जो हैं वो इस फॉरेन एग्रेशन के इजराइल और अमेरिका की जो अफवाज की तरफ से जो एक उनके ऊपर हमले हैं, उसकी वजह से वो जज्बात उनके नेशनलिज्म के हैं, उनकी जो 5-6 हज़ार साल पुरानी तहजीब है। वो कहते हैं कि इख्तलाफात एक तरफ हमारे अपने सेटअप के साथ, और लेकिन वो तो हम डील कर लेंगे, लेकिन असल है कि फॉरेन एग्रेशन को कैसा किया जाए। तो बहुत जज्बाती वीडियोस भी आप देख रहे होंगे, हमारे नाजरीन भी देख रहे होंगे, किस तरह ख़वातीन जो हैं वो झंडे के साथ अपने बालों को की हुई हैं और कह रही हैं कि बम आप मारें। ये जो अली लारिजानी हैं, ये हो गए, इस्माइल ख़तीब हो गए, अली ख़amenei साहब हो गए, सब लोग बंकर्स के अंदर पनाह ले सकते थे, लेकिन वो ये नहीं चाह रहे हैं कि कोई भी ईरान के अंदर, कोई ईरान की कौम ये समझे कि उनके लीडर उनके साथ नहीं खड़े या खुले नहीं। तो मैं समझ रहा हूँ कि वो इसको फैसला कुन जंग के तौर पे ले रहे हैं, इसको डिसाइसिव जंग के तौर पे ले रहे हैं, और इस जंग को तूल देना चाह रहे हैं, प्रोलॉन्ग करना चाह रहे हैं, जिससे जो इस वक्त मैं और आप बात कर रहे हैं विद इन 24 आवर्स जो हमारी बातों हुई है कि यूरोप के अंदर तकलीफ़ का एहसास हो रहा है, जनूबी एशिया के अंदर तकलीफ़ का एहसास हो रहा है, ख़ुद अमेरिका के अंदर हो रहा है। यहाँ तक कि अल जज़ीरा के ऊपर, जिसका मैं शायद नहीं इतनी तकलीफ दे रहा, अल जज़ीरा के अंदर है कि ट्रम्प जो है वो शायद मे का वर्ड यूज़ किया है कि शायद ईरान की जो ऑयल पे सैंक्शंस हैं वो ईज़ कर दें, उसमें नरमी ले आएँ। तो इसका मतलब है कि आपको तकलीफ़ हो रही है, तो ग्लोबल मार्केट्स के अंदर जो इस वक्त वो है डिप्रेशन है और जो इकॉनमी के ऊपर ख़तरात लाहक हैं, तो मैं समझता हूँ कि उसके बाइस एक बहुत बड़ी जगह है जहाँ पर ये बात जो है वो बात बहुत ग्राउंड होल्ड कर रही है।
वो है कि किसी तरीके से इस तनाज़े को डीएस्केलेट किया जाए। मुझे ऐसा नहीं लगता कि चंद घंटों का मामला है या 1-2 दिन में मामला हो जाएगा। इसमें बहुत सारी पेचीदगियाँ हैं और उन पेचीदगियों का हल जो है वो खित्ते और मशरिक़ वस्ता के अंदर एक अमेरिका और इज़राइल की जो सुपरमेसी है उसको भी रीडिफ़ाइन करेगा और खलीजी रियासतों के जो सिक्योरिटी पैराडाइम है मेरे ख़्याल में उसको भी रीडिफ़ाइन करेगा अगर ये मामला तनाज़ा जब ख़त्म हो रहा होगा तो। अच्छा, इस पे सर ये बताएं कि जो अमेरिका का रोल है मिडिल ईस्ट में वो आप क्या देख रहे हैं, महदूद होगा? जी देखिए, आफ्टर अमेरिका का जो है वो तो मेरे ख़्याल में अमेरिका का जो असर रसूख है वो महदूद होगा। अगर वो महदूद इस तरह होगा कि अगर वो खलीजी रियासतों के अंदर उनके फ़ौजी अड्डे अगर नहीं होते और अमेरिका क्या ये जंग उनके असर रसूख को बढ़ाएगा या कम करेगा, तो मुझे लगता है मेरी राय के अंदर ये असर रसूख कम होगा। और इस वजह से कम होगा कि खलीजी रियासतों में और अरब दुनिया के अंदर ये बात बहुत गहरी नक्श होती जा रही है कि जो उनका सिक्योरिटी अम्ब्रेला है जिसमें हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स वो देते रहे हैं एक सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए, या कि खित्ते के अंदर उनके फ़ौजी अड्डे कायम हुए हैं, 12-13 फ़ौजी अड्डे हैं और जिसका हेड क्वार्टर जो है वो कतर के अंदर है, जो सबको कंट्रोल करता है पूरे मशरिक़ वस्ता के अंदर फ़ौजी अड्डों को। वो उनके लिए बाइस तहफ़्फ़ुज़ है या एक लायबिलिटी है। तो मुझे ये लगता है कि ये जो फैक्टर है जब ये रीडिफ़ाइन होगा, जब ये पैराडाइम शिफ्ट होगा, तो मुझे लगता है कि अमेरिका का जो असर रसूख है वो मशरिक़ वस्ता में डिमिनिश होगा। और इस जंग के ख़ात्मे के लिए जो सबसे बड़ा जो दुश्मन है वो इज़राइल है कि जिस वक्त भी जिस शख्सियत को भी ये लगता है कि वो कहीं मगरबी ताकतों के साथ बैठ सकता है, खलीजी रियासतों के साथ नरमी के साथ बात कर सकता है डिप्लोमेसी से, ईरान की कोई शख्सियत, उसको वो एलिमिनेट करते हैं और अमेरिका को इस जंग में, इस तनाज़े के अंदर वो दलदल की तरह धकेले जा रहे हैं। और बहुत सारे जो अस्करी मुबसरीन हैं वो अमेरिका के ख़ास तौर पे वो ये कह रहे हैं कि उनको 11 साल लगे हैं इराक़ से निकलने में, उनको 20 साल लगे हैं अफ़गानिस्तान से निकलने के अंदर। इसी तरह डिज़ास्ट्रस उनका पूरा प्लान रहा लीबिया के अंदर जब वो गद्दाफ़ी के ख़िलाफ़ थे। तो मुझे लगता है कि ये सारी मिसालें इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप के लिए या अमेरिका के लिए या अमेरिकी इस्टेब्लिशमेंट के लिए बहुत बाइस फ़िक्र हैं कि वो आने वाले दिनों के अंदर क्या वो इज़राइल की जंग लड़ रहे हैं मशरिक़ वस्ता के अंदर या वो अमेरिका की जंग लड़ रहे हैं। तो अगर हम जो केंट का जिसने गुज़िश्ता रोज़ इस्तीफ़ा दिया है, जो नेशनल सेंटर फॉर काउंटर टेररिज्म के डायरेक्टर थे, उसमें तो उन्होंने कहा है कि मेरा ज़मीर ही ये गवारा नहीं करता कि मैं इस के ओहदे पर बरकरार रहूं, अपने रेजिग्नेशन में लिखा है। और उन्होंने कहा है ये बात कि ईरान से कोई थ्रेट आपकी हमारी अमेरिकी कौम को नहीं है, ईरान के साथ जो जंग है वो इजरायली लॉबी या फिर आप इजराइल की जंग लड़ रहे हैं। तो इतना क्लियर, ये तो मैं और आप तो नहीं कह रहे, ये तो उनके खुद अंदर से आवाज़ आ रही है। कैबिनेट सिर्फ आखिरी बात जो मुझे आपसे कहनी है, देखें एक और नक्शा उभर रहा है जिस पे नज़र रखनी चाहिए हम सबको, जो इस जंग को फॉलो कर रहे हैं। और हमारे नाज़रीन तो आपको पता है सिंध के अंदर तो हमारे सारे लोग जो हैं वो बैनुल-अक़वामी हर जो इशू को बहुत बारीकी से देखते हैं, उस पर कचहरी लगाते हैं, उस पर बात कर रहे होते हैं। उनके लिए ये कि अगर हम देखें कि इज़राइल के अंदर इस जंग की सपोर्ट के लिए 80% लोग हैं जो उनका सर्वे हुआ है, और अगर इसको हम उलट करें तो अमेरिका के अंदर 79-80% ऐसे लोग हैं जो इस जंग के ख़िलाफ़ हैं। इसी तरीके से पूरे खलीजी ममालिक के अंदर आप है एक लहर है कि वो इस जंग के खिलाफ हैं। तो इसमें आप ये देख लीजिए कि ये नक्शा किस तरीके से बन रहा है कि इस खित्ते के अंदर भी और उस खित्ते के अंदर भी। तो मुझे लगता है कि ये जो 80% का जो पलड़ा है ना, ये एक दूसरे से टकरा रहा है, और जैसे जैसे होगा वैसे वैसे उनकी कॉस्ट बढ़ती जाएगी।
यानी कि 900 मिलियन तो कुछ दिन पहले हर रोज़ अमेरिका के ऊपर बोझ था। तो अब और जैसे जैसे बढ़ती जा रही है जंग, तो कितना नुकसान होगा। हम तो 1-1.5 बिलियन के लिए जी जी हम कहते हैं कि हमें आप दे दे 1-1.5 बिलियन। तो ये तो जंग के अंदर जो हम अगली कचहरी में ये बात करेंगे, जंग के अंदर एक और वेस्टेड इंटरेस्ट है और वो है आर्म्स इंडस्ट्री का। और वो मेरे और आपके ख्वाबों में भी नहीं होगा जितना बजट उनका है। ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स ब्लैक रॉक है, और जो हथियार बनाते हैं, जहाज बनाते हैं, डिफेंस मिसाइल बनाते हैं, उनका भी इंटरेस्ट है। और उनका इंटरेस्ट ये होगा कि हर खलीजी मुल्क, ये मैं थ्योराइज कर रहा हूँ, खलीजी मुल्क जो है वो उनसे वेपन्स ख़रीदे। और 2026 के एक क्वार्टर के अंदर उनका, मैं आपको बताऊं कि उनका कितना उनका रेवेन्यू था, $14 ट्रिलियन। $1 ट्रिलियन के अंदर कितने बिलियन होते हैं? अब मैं आपसे सवाल करता हूँ, नहीं पता ना, क्योंकि गिनने में नहीं आता। मैं जब आ रहा था यहाँ पे मैंने देखा 1000 बिलियन, कैलकुलेटर का सहारा लेना। 1000 बिलियन। तो 1000 बिलियन, 1 बिलियन के 1 ट्रिलियन के अंदर 14 ट्रिलियन उन्होंने सिर्फ एक क्वार्टर के अंदर रेवेन्यू जनरेट किया है। 2025 में आर्म्स इंडस्ट्री के अंदर $25 ट्रिलियन तो बढ़ती जा रही है। तो वो ये चाहेंगे कि इस तनाज़े के अंदर, इस जंग के अंदर उनको और क्लाइंट्स मिले, और अमेरिका के अलावा, वेस्टर्न पावर्स के अलावा उनको क्लाइंट्स मिले। तो बहुत कुछ इसके अंदर इंटरेस्ट एक आर्म्स इंडस्ट्री के भी बहुत है। तो तनाज़ा शिद्दत अख्तियार करता जा रहा है और लपेट में लिया हुआ है अरब दुनिया को भी, मशरिक़ वस्ता के मुस्तक़बिल को भी, ग्लोबल इकॉनमी को भी, और ख़ुद डोनाल्ड ट्रंप के जो सियासी मुस्तक़बिल है उस पर भी एक सवालिया निशान है। मिड टर्म पोल्स आ गए हैं, और पाकिस्तान, हम जैसे ममालिक जो एक बहुत बड़ा किरदार इस तनाज़े में हल कर सकते हैं, उनके लिए भी एक पेचीदा रास्ता है। अच्छा अवैस साहब, ये भी मैं तो समझ रहा था इस मामले पे आप ख़त्म कर देंगे। अभी आपके सवाल हैं, सवाल आप बहुत हैं, सवाल नहीं है, सवाल नहीं प्लीज़ आखिरी करते हैं सर। ये एक चीज़ जो है इस जंग में सामने आई कि तेल के जो जहाज़ हैं वो चाइनीज़ करेंसी में बात आई कि ईरान ने कहा कि जो चाइनीज़ करेंसी में तेल खरीदेगा, गैस खरीदेगा, हम उसको इजाज़त देंगे। अब ये जो डॉलर की डोमिनेंसी है वो आपको क्या डी डॉलराइजेशन तो काफ़ी अरसे से हो रहा है जी। और अफ्रीकी ममालिक के अंदर भी एक बहुत बड़ी तब्दीली आई, और बहुत सारे अफ्रीकी ममालिक ने कहा कि वहाँ से भी वेस्ट का जो, मैं अगर वाइट वर्ल्ड है ना, अगर वाइट वर्ल्ड जो है, हम तो ब्राउन लोग हैं, मतलब है ना, हम तो जो अफ्रीका के अंदर ये सारे कहीं पे फ्रेंच कॉलोनी थी, कहीं पे अमरीकियों का तसल्लुत था, कहीं पे ब्रिटेन का तसल्लुत था, कॉलोनीज़ थी वहाँ पे। उनमें बहुत बड़ी तादाद में गुज़िश्ता कुछ सालों के अंदर ये है कि हम डॉलर के अंदर आपसे नहीं करेंगे, सोने में कर लेंगे डील, किसी और करेंसी में कर लेंगे। फिर ये हुआ कि रशिया के साथ जो जितनी भी, जब यूक्रेन की जंग हुई और इन्होंने सैंक्शन लगाए, और बाइडन और सारी नेटो फोर्सेस ये समझ रही थी कि बस अब जो है प्यूटन शिकस्त खोर्दा होंगे और वो अपने घुटनों के बल होंगे, और यूक्रेन की जंग के अंदर वो फातेह होंगे, और दूसरी जंग अजीम के बाद यूक्रेन की जंग जो उनकी यूरोप में लड़ी जा रही है वो उसमें उनको विक्ट्री हासिल होगी। वो नहीं हुआ। तो रशिया ने क्या किया कि रशिया ने कहा कि चाइना से कि आप ऑयल जितना लें, इंडिया दूसरे नंबर पे था ऑयल इंपोर्ट करने में, आप जितना ऑयल लें, लेकिन आप जो है डॉलर हम नहीं करें, युआन में आप डील कर लें या रशियन करेंसी लोकल कर लें। तो दुनिया भर के अंदर जो है वो डॉलर की जो ये नहीं है कि उसकी कोई एकदम वैल्यू ख़त्म हो जाएगी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता लग ये रहा है कि जिस तरह बैलेंस ऑफ पावर इज़ शिफ्टिंग फ्रॉम ग्लोबल नॉर्थ टू ग्लोबल साउथ, यानी कि जिस तरीके से ताकत का तवाज़ुन शुमाल, दुनिया के शुमाली हिस्सों से जनूबी हिस्सों की तरफ उसका रुख हो रहा है, इसमें चाइना भी है, रशिया भी है, ब्रिक्स का इकनॉमिक पूरा वो है, ये गल्फ़ कंट्रीज़ हैं।
तो वहाँ पे जब रुख हो रहा है तो उसके अंदर लग ये रहा है कि अमेरिका का जो इन्फ्लुएंस है, इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस, वो भी डिमिनिश होगा क्योंकि वो डी डॉलराइजेशन की तरफ जा रहा है। तो मुझे ये लग रहा है कि चाइना इनको बैटलफील्ड के अंदर नहीं मुकाबला कर रहा, वो कर रहा है युआन, डॉलर और इक्तसादी उस पर। तो मुझे लगता है कि ईरान भी, चाइना भी, रशिया भी ये डी डॉलराइजेशन के खिलाफ है। और चाइना ने भी यही कहा है ना, जो आप बात कर रहे हैं। उन्होंने तो पार्लियामेंट के अंदर ये भी कह दिया, आप मुझसे बात कर रहे थे बीच में ब्रेक के अंदर, कि टोल, जिस तरह हम हाईवे पे जाते हैं, हैदराबाद जाएं तो टोल देते हैं हमने, इस तरह जो जो अपना हुर्मत से जाएगा वो टोल देगा। तो ईरान भी सख्त, जो उनके लीडरान हैं, उन्होंने तो कह दिया कि तनाज़ा जब ख़त्म होगा, तनाज़े के साथ साथ हम अब नए रूल्स बना रहे हैं अपना हुर्मस के लिए। जो 15वीं सदी 16वीं सदी से अपना हुर्मस के साथ में से तेल की तरसील होती है, 20% जो है वहाँ से तेल होता है, 80% जो मिडल ईस्ट के जो रियासतें हैं उनका तेल वहाँ से गुजरता है। वहाँ पर अब वो नए रूल्स रेगुलेशन बना रहे हैं। तो एक नई दुनिया के नक्शे या लाइनें समझ में आ रही हैं, लेकिन वो काफ़ी धुंधली हैं। उसमें मैं और आप जो है अपने, हमारे जो नाजरीन हैं, वो उसको एक तरह से क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो तस्वीर बन रही है वो खून से भरी भी है और नई लकीरें भी हैं उस नक्शे के अंदर। तो मशरिक़ वस्ता, खलीजी दुनिया और ये पर्शियन गल्फ़ यहाँ पे और ग्लोबल साउथ जो है, इसके अंदर मुझे लग रहा है कि एक रीडिफाइन होंगी इस तनाज़े के ख़ात्मे के बाद। जिस तरह ज़लज़ले के नीचे, जो ज़मीन के नीचे जो प्लेट्स होती हैं, जब वो हिलती हैं ना, तो वो हिल रही हैं। और मुझे लगता है कि अमेरिका की डोमिनेंस जो है वो बतदरीज कम हो रही है। अवैस साहब, बड़ी मेहरबानी तव्हांजी। नाज़रीन, तव्हां अवैस साहब जूं ॻाल्हियूं ॿुधियूं। अवैस साहब जी तव्हां ॻाल्हि ॿोल ॿुधी। अवैस साहब जो चवणु आहे, इहो थियो ज़िक्र त हिन वक़्तु जेकी ईरान जंग आहे, उन खां पोइ दुनिया जो नक्शो तब्दील थींदो। ऐं हीअ जेकी ईरान जंग आहे, उन खां पोइ सूरत हाल जेकी शिदत उन में अचे पई, उहा एशिया खां हिन तरफ़ जेको आहे यूरोप तरफ़ वधे पई। क्राइसिस जेको एनर्जी जो आहे, उहो पहिरियां उनखे मुंहुं एशिया ॾिए पियो, हींअर उहा यूरोप तरफ़ बि वञे पई। ऐं ईरान जंग में शिदत अचण वारी आहे। ऐं अॼु जेको अमेरिका जे तरफ़ां ऐलान कयो वियो आहे त राति जो ईरान ते हमला कया वेंदा। पंहिंजे होस्ट वहीद राजपर खे वार रूम जी स्पेशल ट्रांसमिशन मां ॾींदा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।